ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने विनय को न्यूज़पेपर छोड़कर उठने को मजबूर कर दिया। हेलो विनय भैया, मैं किशन बोल रहा हूँ। साधना भाभी नहीं रही। अरे कब कैसे? बहुत दिनों से बीमार थी। क्या हुआ था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, कब ले जाएंगे? पूछते पूछते विनय ने हिसाब लगाया। 4 घंटे का सफ़र, ट्रेन तो मिलेगी नहीं अभी कोई। कार से ही तुरंत निकलना होगा। अच्छा, कुसुम, कविता और बाकियों को खबर कर दी है? ठीक है, हम पहुँचते हैं। फ़ोन रखकर पलटकर देखा तो विशाखा ने सवालिया नज़रें बनाए खड़ी थी। साधना भाभी नहीं रही, अभी निकलना होगा। कब? हमें तो कभी कोई खबर ही नहीं की। ना चाहते हुए भी विशाखा का स्वर कसैला हो गया। विनय ने इसे महसूस तो किया, पर इसे नज़रअंदाज करना ही सही समझा। तुम चलने की तैयारी करो, कल शाम तक लौटना होगा। मैं ऑफिस का इंतज़ाम करके घंटे भर में आता हूँ। कहते हुए विनय जवाब का इंतज़ार किए बिना कमरे से निकल गया। कार चलाते हुए विनय बिल्कुल ही खामोश था। विशाखा ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर बाहर देखने लगी। विनय के दिमाग में पिछले 50 सालों की घटनाएं चलचित्र की भांति चल रही थी। साधना भाभी यानी उसके सौतेले बड़े भाई सुजीत की पत्नी, विनय के पिताजी की पहली पत्नी के बेटे थे सुजीत भैया। उनकी माँ की मौत के बाद विनय के पिताजी ने दूसरी शादी की थी। उनसे विनय और उनकी 2 छोटे बहनें थीं। विनय की उम्र जब 8 बरस की रही होगी तब पिताजी चल बसे। तब तक सुजीत भैया की शादी हो चुकी थी। घर में कमाने वाले सुजीत भैया अकेले थे। छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा और उस पर गुजारा करने वाले सुजीत भैया के तीनों बच्चों समेत 9 लोगों का परिवार। गांव में खुद का लंबा चौड़ा मकान था, सो जगह की कमी नहीं थी। लेकिन साधना भाभी को उनका वहाँ रहना बिल्कुल ना सुहाता था और बहू होते हुए भी माँ के लिए उनके ताने उलाहने हमेशा चलते रहते थे। अपने बढ़ते परिवार को देखते हुए सौतेले भाई द्वारा संपत्ति में हिस्सा मांग लेने का डर उन्हें हमेशा सालता रहा। फिर 2 बहनों की शादी और उसके बाद के खर्च का खुद ही गुजारा मुश्किल से होता था। अंततः माँ को तीनों बच्चों को लेकर नाना जी के पास मायके आना पड़ा। नाना जी अपनी विधवा बेटी और उसके बच्चों को पालने का जतन करते रहे। अचार पापड़ बनाते और लोगों के कपड़े सिलते माँ ने किसी तरह विनय को ग्रेजुएशन करवाया। कुसुम की शादी नाना जी के रहते ही हो गई थी। उनके गुजर जाने के बाद छोटी बहन कविता की शादी और घर की जिम्मेदारी विनय पर आ पड़ी। इधर उधर की छोटी मोटी नौकरी करते हुए वह माँ का संबल बना रहा। इस बीच गांव से नाम मात्र का ही संपर्क रहा। सुजीत भैया के यहाँ से परिवार बढ़ने की खबरें आती रही। उनकी 3 लड़कियों और 2 लड़कों का समृद्ध परिवार हो गया। लेकिन उनकी समृद्धि बढ़ने की खबर गांव से आने वाले किसी रिश्तेदार से ही मिलती। भौजी, सुजीत भैया ने नदी के पास एक और खेत खरीद लिया। इस साल धान की फसल खूब लहलहाई है। जैसी खबरें देकर रिश्तेदार अपना धर्म निभा लेते। माँ ऐसी खबरों पर निर्विकार ही बनी रहती। वह खबर देने वालों की मंशा भी अच्छी तरह जानती थी और सुजीत भैया से खबर ना मिलने का मतलब भी। पर वो खुद इतनी असहाय थी कि कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करके रिश्ते के जर्जर पड़े इस धागे को तोड़ देने का साहस ना कर पाती। अचानक गाड़ी के सामने गाय के आ जाने से विनय ने जोर से ब्रेक लगाया। इसी के साथ ही विचारों की रफ्तार भी टूट गई। उसने विशाखा को देखा। वो सामने टकराते टकराते बची थी।
सीट बेल्ट लगा लो, इस रोड पर ऐसे ही अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, विनय ने कहा। गाड़ी ने फिर गति पकड़ी और विनय के विचारों ने भी। विनय की बैंक में जॉब लग गई, छोटी बहन कविता की शादी हो गई, पर सुजीत भैया के यहाँ से कोई न आया। शायद उन्हें डर था कि सामने पड़ने पर कोई अन्य खर्च सर पर ना मढ़ दिया जाए। हाँ, बहन के पैर पखारने के लिए एक हल्का फुल्का गहना और दहेज के 5 बर्तन जरूर आए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। विनय की शादी की खबर सुजीत भैया को काफ़ी पहले से ही दे दी गई थी। साथ ही बारात में घर के बड़े की हैसियत से चलने का आग्रह भी किया गया था। तब इतने वर्षों में सुजीत भैया, साधना भाभी पहली बार आए थे और बारात की सारी व्यवस्थाएं भी संभाली थी। साधना भाभी माँ के साथ काम में हाथ बटाती रही। पुरानी बातें उकेरने का ना समय था, ना किसी ने की। भाभी ने ही घर की बड़ी बहू के रूप में विशाखा की मुंह दिखाई की। विनय की नौकरी से सुजीत भैया और साधना भाभी को अब ये तसल्ली तो थी कि अब वो उन पर बोझ तो नहीं बनेंगे। बहनों की जिम्मेदारियां भी निबट ही गई थी। बाकी रिश्तेदारी व्यवहार निभाने में विनय अब सक्षम था, लेकिन रिश्ते अभी भी गहरे नहीं हुए थे। शायद पुश्तैनी संपत्ति में हिस्से की आशंका उनके मन के किसी कोने में दुबकी हुई थी, जो उन्हें विनय से एक दूरी बनाए रखने को मजबूर कर रही थी। इसके बाद जीवन बहुत आसान तो ना थी, पर एक तसल्ली थी, एक अच्छी नौकरी और सुजीत भैया से पत्रों के माध्यम से सतत संपर्क। अब सुजीत भैया माँ को कभी कभार गांव आने को लिख देते थे। माँ भी ब्याह करके तो उसी घर में आई थी, सो वे भी वहाँ जाने की हुलस दबा ना पाती और साल में महीने 15 दिनों के लिए गांव चली जाती। लेकिन वहाँ भी अपने आने जाने का खर्च रिश्तेदारी के व्यवहार खुद ही निभाती। इसीलिए वो सुजीत भैया पर कोई भार भी ना थी। वहाँ उन्हें अब यथोचित सम्मान मिलता था। विनय ने अपनी सूझबूझ से अपनी गृहस्थी जमा ली थी। विशाखा भी अपनी चादर देखकर ही अपनी उमंगों के सिरे संभाल रही। सीमित आय में बच्चों की अच्छी देखभाल और माँ का यथोचित सम्मान के साथ जीवन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव वे बखूबी पार करते रहे। उधर सुजीत भैया 3 बेटियों की जिम्मेदारी उठाने में खुद को अकेला पाते रहे और किसी तरह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए गरीब कम पढ़े लिखे लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करते रहे। सगाई होने तक विनय को कोई खबर तक ना दी जाती। हाँ, शादी में सपरिवार आने का आमंत्रण जरूर होता। शायद सुजीत भैया अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों में खुद को अकेला पाकर विनय को उसकी जिम्मेदारियों के साथ अकेला छोड़ देने पर शर्मिंदा थे। इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों के लिए उससे सलाह या मदद मांगने का साहस ना जुटा पाते। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था कि थोड़ा रुक जाते, चाय वगैरह पी लेते। विशाखा की आवाज़ में उसे वर्तमान में ला दिया। पिछले 2 घंटों से वह बिना बोले अपने ही विचारों में गुम गाड़ी चला रहा था। विशाखा कितनी बोर हो रही होगी, ये ध्यान तो उसे आया ही नहीं। वह थोड़ा असहज हो गया। विशाखा ने उसे कभी भी भाई भाभी के व्यवहार की उलाहना नहीं की थी और आज भी बिना किसी शिकवे शिकायत के पिछले 2 घंटों से इस रिश्ते की मूकता के बावजूद उसके साथ चली जा रही है। लेकिन विनय के मन में यह रिश्ता पूरी मुखरता के साथ मौजूद है। वह एकाएक विशाखा के प्रति अधिक सतर्क हो गया। चाय के साथ कुछ खाओगी? लाऊं? उसने पूछा। हाँ, देखो क्या है, अभी कुछ खा लेते हैं, वहाँ जाकर पता नहीं कितनी देर लगे। विनय चौंक कर जैसे यथार्थ में उतरा। भैया भाभी तो अब तक उसके साथ ही थे। हाँ हाँ, अब तो सारे रिश्तेदार भी आ गए होंगे। नहीं, कविता की ट्रेन तो 3 बजे तक आएगी, तब तक तो रुकेंगे ही। फिर तो हम समय से पहुंच ही जाएंगे। आप भी कुछ खा लो, सब काम होते होते शाम हो जाएगी। कब तक भूखे रहोगे?
विशाखा ने कहा। विनय की इच्छा नहीं थी कुछ खाने की। घर में गमी हो गई है, क्रियाक्रम के पहले कैसे कुछ खा ले। आज जाने क्यों वह जुड़ाव महसूस कर रहा था। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, उसने बात टाली। अरे इच्छा अनिच्छा क्या है, नहीं खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। विनय ने बेमन से चाय के साथ 2 बिस्किट खाए। कार में बैठते ही विनय ने सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। विशाखा के अकेलेपन का एहसास था उसे। साधना भाभी की बीमारी की कभी खबर नहीं मिली। कुछ बताया किशन भैया ने, क्या हुआ था? हाँ, काफ़ी वक्त से बीमार थी। वही पेट की तकलीफ, अल्सर था। खाना पीना सब छूट गया था। खुद बीमार थी। बहुओं से तो कोई उम्मीद नहीं थी। न ही बीमारी में जाने कौन देखभाल करता होगा। क्यों, बहुओं का क्या? विनय ने पूछा। पिछले महीने ही रेखा दीदी मिली थी तो बता रही थी कि भाभी बेटे बहुओं के झगड़े से बहुत दुखी थी। बहुओं का तो ठीक है, लेकिन बेटों का क्या? विनय जानने को उत्सुक हुआ। दोनों बेटों में बिल्कुल नहीं पटती। जायदाद और काम के बंटवारे को लेकर रात दिन झगड़े होते हैं, विशाखा ने कहा। तुमने कभी बताया नहीं। अब बताती भी तो क्या कर लेते हम। फिर सुजीत भैया ने भी तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। जब वो ही परायापन पाले हुए हैं तो हम जानकर भी क्या कर लेते। विनय समझ रहा था सुजीत भैया से उसका सौतेला रिश्ता था और इस सौतेलेपन का कारण पुश्तैनी संपत्ति ही थी। इसमें हिस्सा ना देने के लालच में ही सुजीत भैया साधना भाभी ने दूरियां बढ़ाई थी। वैसे तो उनमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, एक दूसरे के लिए यथोचित मान भी था। सुजीत भैया अब कैसे बताते कि इसी जायदाद के लिए सगे भाइयों में सर फुटव्वल हो रही है। भैया भाभी की अजीब स्थिति थी, किसकी तरफ बोले। 5 साल पहले बेटे की शादी के लिए घर की पूजा में शामिल होने विनय सपरिवार गांव गया था। पूरे गांव में पता नहीं कैसे ये खबर फैल गई कि विनय संपत्ति में हिस्सा लेने आया है। सुजीत भैया भी तब तक संपत्ति के लिए बेटों के झगड़ों से तंग आ गए थे। उनके बीच बंटवारा भी वो कर देते, लेकिन सगे भाई एक दूसरे के लिए अपना दिल बड़ा करने को तैयार नहीं थे। हर कोई मकान के बड़े हिस्से और खेती की बड़ी जमीन के लिए अड़ा था। सुजीत भैया से भी बेटों की इसी बात को लेकर तकरार होती रहती और सुजीत भैया उन्हें ये कहकर चुप करा देते थे कि अभी तो हम सौतेले भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ, पहले वो होने दो, फिर हमारे हिस्से में से तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तब सुजीत भैया ने भी कहा था, तुम्हारा भी हिस्सा है इस जायदाद में, तुम अपना हिस्सा ले लो। विनय भावुक हो गया, उसका गला रुंध गया। बहुत देर तक तो वह चुप ही रहा, फिर बोला, नहीं सुजीत भैया, मैं क्या करूँगा हिस्सा लेकर। मेरा खुद का घर है, हिस्सा ले भी लिया तो यहाँ आकर तो रहूँगा नहीं, और ये आपकी मेहनत से बनी जायदाद है। मैंने तो कभी खेती बाड़ी देखी नहीं और इसे बेचने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ताला पड़ा रहेगा, इससे तो अच्छा है कि आप लोगों की चहल पहल रहे यहाँ। विनय ने ये बात कभी विशाखा को नहीं बताई थी। हालांकि विशाखा के संतोषी स्वभाव से वाकिफ था वो, पर पता नहीं क्यों विनय और सुजीत भैया के बीच रिश्ते का सौतेलापन इस संपत्ति की हिस्सेदारी की आशंका ही थी, जिसमें सुजीत भैया की अपनी सीमित चादर की लाचारी थी, जो विनय की आर्थिक असहायता को देखते हुए बार बार अपना सिर उठा लेती थी। वरना तो इस बारे में उनकी कभी कोई अनबन ही नहीं हुई थी। समय के साथ इस आशंका ने भी दम तोड़ दिया था और अब जब सगे भाइयों ने दिल का सौतेलापन उजागर कर दिया तो सुजीत भैया सौतेले भाई के सगेपन से विभोर हो गए। इस वार्तालाप के बाद दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। विनय का मन भीगा था। अपनेपन की नमी पाकर तो सुजीत भैया की आंखें नम थी सौतेले भाई के बड़प्पन से। कब गांव की सरहद पहुंच गए पता ही नहीं चला। विशाखा ने सीडी प्लेयर बंद कर दिया
और सिर का पल्लू ठीक करने लगी। तब बगल में होती हलचल से उसका ध्यान गया कि गांव आ गया। घर से थोड़ी दूर गाड़ी रोककर दोनों उतरे। विशाखा महिलाओं के बीच चली गई और वह भैया के पास। भैया बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। वह उनके पास जाकर बैठ गया और अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। विनय को देखते ही सुजीत भैया उसे लिपटकर फपक पड़े। दोनों बेटे क्रियाकर्म की तैयारियां करवा रहे थे। साधना भाभी की मांग भरने जब भैया उठे तो विनय ही उन्हें सहारा देकर ले गया। भाभी को देखकर विनय की आंखें भर आई। बहुत गहरा रिश्ता तो नहीं रहा उनसे, लेकिन उन्होंने और विनय ने रिश्ते की मर्यादा हमेशा रखी। कभी किसी ने किसी को आहत करने वाली बात नहीं कही। बचपन तो विनय को याद नहीं, पर जब से होश संभाला भाभी को खुद पर विश्वास करता ही पाया। भैया इतने कमज़ोर हो गए थे कि अर्थी को कंधा देने पर लड़खड़ा गए। तब विनय ने ही उन्हें सहारा दिया और उनके कंधे पर रखे पाए को अपने कंधे का सहारा दिया। सभी रिश्तेदार बारी बारी से अर्थी को कंधा देते रहे और विनय सुजीत भैया को सहारा देते चलता रहा। आज वह उनसे एक अनोखा लगाव महसूस कर रहा था। चिता पर साधना भाभी का शव देखकर सुजीत भैया खुद को रोक ना सके और गिर पड़े। जब पंडित जी ने मुखाग्नि देने के लिए बड़े बेटे को बुलाया तो सुजीत भैया जैसे अचानक सचेत हुए और हाथ उठाकर बड़के को वहीं रोक दिया। फिर विनय की ओर मुखातिब होकर बोले, अग्नि तुम दोगे। रिश्तेदारों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। दो दो बेटों के होते, लेकिन सुजीत भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम सब बेटों से बढ़कर हो। भाभी भी तो माँ होती है। तुम ही चिता दो अग्नि दोगे, तुम ही चिता को अग्नि दोगे। फिर रोते हुए बोले, दो दो बेटों के होते तुम्हारी भाभी ने बुढ़ापे में जो दुख झेले हैं, उसके बाद इन बेटों ने उनके अंतिम संस्कार का अधिकार खो दिया है। उनके लिए जमीन जायदाद, माँ बाप की सुख शांति, उनकी सेवा से ज़्यादा बड़े हो गए। तुम्हारी भाभी आखिरी समय तक तुम्हें याद करके रोती रही, कहती रही, ऐसे दो के बजाय भगवान विनय जैसा एक संतोषी बेटा ही दे देता तो बुढ़ापे में ऐसी दुर्गति ना होती। तुमसे मिलना चाहती थी, वो तुमसे क्षमा मांगना चाहती थी। जिस संपत्ति के मोह ने तुम्हें हमसे पराया कर दिया, उसी संपत्ति ने हमारे बेटों से हमें पराया कर दिया। लेकिन तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और ऐसे ही चली गई। वापसी में विनय पहले से कहीं अधिक खामोश था। चिता की लपटों ने रिश्तों में बचे सौतेलेपन को जलाकर राख कर दिया था और वह रिश्ते की गर्माहट को महसूस कर रहा था। उसने साधना भाभी को खोया था, लेकिन सुजीत भैया को पा लिया था। देर से ही सही। देर रात से ही किशनलाल की खांसी तेज हो गई। रह रहकर खून की दो चार उल्टियां भी हो गई। धर्मपत्नी शारदा काफी घबराई हुई थी। किशनलाल ने शारदा को ढांढस बंधाने की असफल कोशिश की। एक शारदा ही तो थी जो अब तक किशनलाल का साथ निभा रही थी। आखिर शारदा उनकी धर्मपत्नी थी और किसी स्त्री के लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ उसका पति होता है। इस बात को शारदा अच्छे से समझती है और इस हालत में ही किशनलाल के लिए वह एकमात्र सहारा वही तो थी। ऐसा नहीं था कि किशनलाल की कोई औलाद ना थी। शारदा ने अपने गर्भ से तीन तीन बेटे तथा दो बेटियों को जना था। उनमें से एक तो जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात मृत्यु का वरण कर गया था। स्वयं किशनलाल सरकारी महकमे में मुंशी थे। जो भी तनख्वाह मिलती इतने बड़े परिवार के भरण पोषण में खर्च हो जाता। किशनलाल हमेशा तंगी में ही रहे, फिर भी अपने बच्चों की परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छी शिक्षा दिलाने का ही परिणाम था
कि आज उनके जीवित बचे बेटे सरकारी महकमे में उच्च पदों पर आसीन थे। पूरे सेवा काल में बड़ी मुश्किल से जो थोड़ी बहुत बचत की, उससे रहने हेतु एक छोटा सा घर भी बन गया। दोनों बेटियों की शादी भी उन्होंने अच्छे से कर दी और वे दोनों अपने घर खुश थी। बेटियों की शादी में उनके सर काफ़ी कर्ज भी चढ़ गया, जिससे वे अपनी नौकरी के अंतिम दिनों में ही उबर सके। दोनों बेटों का विवाह भी हो गया और अपने अपने परिवार के साथ वे दोनों घर से काफ़ी दूर रहते थे। शुरू शुरू में तो दोनों वर्षों में एक आध बार आ ही जाते, परंतु समय के साथ ये अंतराल बढ़ता चला गया। बहुओं के उपेक्षित व्यवहार के कारण शारदा भी कभी उन लोगों के पास जाने का हिम्मत नहीं जुटा सकी और किशनलाल ने भी बेटों के पास जाने के लिए शारदा पर कभी दबाव नहीं बनाया। धीरे धीरे उन लोगों के पत्र आने भी बंद हो गए और स्वयं को निसंतान मान किशनलाल और शारदा ने कठोर हृदय करके एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीने का दम्भ झेलने लगे। पिछले 6 साल से बेटियों की भी कोई खोज खबर नहीं थी। ऐसा लगता था मानो सबने ही किशनलाल और शारदा को भुला दिया हो। किशनलाल को सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण किए साल भर से ऊपर होने को आए। अचानक से तनख्वाह बंद हो जाने से वे आर्थिक तंगी झेल रहे थे। पेंशन कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते उनके जूते घिस गए, फिर भी उनका पेंशन निर्धारित नहीं हो सका। कई बार तो फाइलों को इधर उधर करवाने में चढ़ावा तक देना पड़ता। तिस पर वे टीबी के मरीज भी हो गए। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी पिछले 1 साल में घर के आटा दाल का खर्च चलाने में समाप्त हो गए। बीमारी की वजह से पड़ोसियों का कर्जा भी सिर पर चढ़ गया, सो अलग। इतनी तंगी में भी उन्होंने कभी अपने बेटों से आर्थिक मदद लेने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते, वह जिसने इतने दिनों में अपने लाचार बूढ़े माँ बाप की तनिक भी सुधि नहीं ली, वैसे नालायक बेटों से आर्थिक मदद लेने की बात सोचना भी बेईमानी होगी। क्या पता कहीं इनकार ही ना कर दे। इसे तो अच्छा है कि अभाव में ही स्वाभिमान के साथ जीवन का त्याग कर दिया जाए। कम से कम मरने के बाद संतोष तो रहेगा कि जितना भी जिया स्वाभिमान के साथ जिया। दिन बीतने के साथ साथ किशनलाल का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था। पेंशन की राशि अब तक ना मिलने से आर्थिक मदद के नाम पर पड़ोसियों ने भी कन्नी काटनी शुरू कर दी। राशन वाले का कर्जा ज़्यादा होने से वह भी सामान देने में आनाकानी करने लगा। मगर पेट की भूख और शारदा के काले पड़ चुके चेहरे को याद करके वह अपमान का घूंट पीकर रह जाते। उनकी बेबसी ने शारदा को समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया। स्वयं के विवाह के समय शारदा के लालिमा युक्त सुर्ख चेहरे को याद करके और वर्तमान में शारदा के स्याह पड़ चुके चेहरे को देखकर वे अंदर तक तकलीफ से भर जाते। मगर बेचारे करते भी तो क्या। सुबह तक जाकर किशनलाल सामान्य हो पाए। आज एक बार फिर से वे पेंशन कार्यालय इस उम्मीद में गए कि अधिकारियों को शायद उनकी हालत पर दया आ जाए और उनकी पेंशन राशि का भुगतान हो जाए। आशा के मुताबिक ही पेंशन कार्यालय की स्थिति थी। यत्र तत्र धूल बिखरे पड़े थे और कोई भी कर्मचारी ठीक से अपना काम नहीं कर रहा था। दोपहर तक वे फाइल लेकर इस टेबल से उस टेबल भटकते रहे। थकान और कमजोरी की वजह से वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हताश और निराश एक बेंच पर जाकर वे बैठ गए। मन ही मन व्यवस्था के बारे में विचार करने लगे। एक समय ऐसा भी था जब वे नौकरी में थे, तब कितनी ईमानदारी से काम होता था, और आज ये आलम है कि अपना ही पैसा पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इसे तो अच्छा होता कि सरकार इस व्यवस्था को ही बंद कर देती। कम से कम रिटायरमेंट के बाद किसी पेंशन का आसरा तो नहीं होता। लोग बुढ़ापे के सहारे के लिए पहले से ही कोई ना कोई व्यवस्था कर ही लेते, और भी ना जाने क्या क्या सोचते रहे किशनलाल।
उन्होंने महसूस किया कोई उनकी बगल में आकर बैठ रहा है। मुड़कर देखा तो पाया पान से रंगे काले दांतों को निपोड़ता ऑफिस का चपरासी था। धीमे से उसके कान में फुसफुसाकर कहा, साहब ने मुझे भेजा है, कहलवाया है यदि कल तक आप 10,000 रुपये का इंतज़ाम कर दें तो आपका काम 1 हफ्ते के भीतर ही हो जाएगा। कहने के साथ ही एक बार फिर वह अपने दांत निपोड़ने लगा। उसे देखकर किशनलाल के अंदर तक घृणा भर उठी। दिल में आया कि ज़ोरों से उस चपरासी के मुंह पर थूक दे, लेकिन वे ऐसा ना कर सके। बेवजह का हंगामा खड़ा हो जाता और वे ऐसा कदापि नहीं चाहते थे। उदास कदमों से वापस घर आ गए और सीधे चारपाई पर जाकर ढेर हो गए। एक गिलास पानी और एक कप चाय लेकर शारदा उनके पास आई। धीमे से किशनलाल के हाथ में पानी का गिलास थमाकर पूछा, आज तो काम हो गया ना? अब तो फिर से दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। एक बारगी तो किशनलाल के मन में आया कि वे शारदा से बोल दे कि काम हो गया है, ना कहकर क्यों बेचारी का दिल दुखाया जाए। लेकिन शारदा के सामने वे झूठ ना बोल सके। उसकी ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा, नहीं, 10,000 रिश्वत मांग रहे हैं, तब जाकर काम करेंगे। क्या उन्हें नहीं पता कि हम फूटी कौड़ी के लिए भी तरस रहे हैं? पैसों के अभाव में ज़रूरी दवाई तक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उन्हें रिश्वत कहाँ से देंगे? कहने के साथ ही किशनलाल चुप हो गए। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी ही रही। किशनलाल ने गौर किया कि शारदा शाम में कहीं बाहर गई है, शायद ज़रूरत का कोई सामान लेने गई होगी। ऐसा सोच उन्होंने शारदा को टोकना सही नहीं समझा। सुबह होने को आई। किशनलाल अब तक अलसाए छत को घूर रहे थे। शारदा की आवाज़ ने उनकी तंद्रा भंकी। पूछ रही थी, क्या पेंशन ऑफिस नहीं जाएंगे? उन्होंने तो आज ही बुलाया है ना। क्यों मजाक करती हो शारदा? 10,000 होंगे तो जाऊंगा ना, और तुम तो जानती हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कातर स्वर में किशनलाल ने कहा, आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे पास जो भी है वो आपका ही तो है। कहने के साथ शारदा ने 10,000 रुपये की गड्डी किशनलाल के हाथ पर रख दी। किशनलाल हैरानी से शारदा का मुंह ताकते रह गए। उन्हें समझते देर ना लगी कि कल शाम ज़रूर अपने जेवर बेचकर शारदा ये पैसे लाई है। अपनी मजबूरी पर वे तड़प उठे। उन्होंने शारदा से कहा, ये मुझसे नहीं होगा। किसी स्त्री के लिए उसके आभूषण बड़े कीमती होते हैं, और ये मुझसे कतई नहीं होगा कि मैं तुम्हारे गहने बेचकर रिश्वत की भेंट चढ़ाऊं। बेशक किसी स्त्री के लिए उसके गहने बड़े कीमती होते हैं, किंतु पति से ज़्यादा नहीं। एक स्त्री के लिए उसके पति की क्या अहमियत होती है, ये आप नहीं समझ सकते। आप चिंता ना करें और जल्दी जाकर काम करवा लें। भगवान ने चाहा तो ऐसे बहुत सारे जेवर फिर से आ जाएंगे, और वैसे भी इस उम्र में इन जेवरों की मेरे लिए क्या उपयोगिता रह गई है। दृढ़ स्वर में शारदा ने कहा तो किशनलाल मना ना कर सके। कांपते हाथों से उन्होंने नोटों का बंडल उठाया और जाकर उस चपरासी के मुंह पर दे मारा। नोटों का बंडल लेते समय उस चपरासी के मुंह पर एक विजयी मुस्कान उभर आई, और अब भी वह अपनी खीसें निपोड़ रहा था। आलोकनाथ जी अपमान का घुट पीकर रह गए। बोझिल कदमों से वापस घर आ गए। घर में घुसने से पहले पांव उनका साथ नहीं दे रहे थे। शारदा ने दरवाज़ा खोला। शारदा के प्रश्नवाचक नज़रों का सामना करने की ताकत उनमें बची नहीं थी, और वे सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धंस गए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। पेंशन की राशि के भुगतान का कहीं पता नहीं था। आर्थिक मजबूरी के कारण किशनलाल की दवाइयाँ बंद थी, और दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। कमज़ोरी इतनी हो गई थी कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया। वह तो शारदा ही थी जो रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती और चेहरे पर तनिक भी परेशानी का भाव नहीं आने देती। शारदा के कारण ही तो वे अब तक जिंदा थे। शारदा के कभी बाहर चले जाने पर बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे काफ़ी देर तक रोते रहते, लेकिन
शारदा के सामने अपने आंसू बहाकर वे उसे दुखी करना नहीं चाहते। आज शाम से ही उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। शुरू में तो वे काफ़ी देर तक खांसते रहे और फिर देर रात तक खून की उल्टियाँ भी हो गई। एक तो रात का समय, ऊपर से शारदा घर में अकेली। किशनलाल के सिरहाने बैठ शारदा धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरते हुए सुबह होने का इंतज़ार करने लगी ताकि डॉक्टर की मदद ली जा सके। सोचती सोचती ना जाने कब शारदा की आंख लग गई और धीरे धीरे किशनलाल का शरीर शांत होता चला गया। चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ ने शारदा को नींद से जगाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और कुछ पूछने के लिए किशनलाल को हिलाया तो उनका शरीर एक ओर लुढ़क गया। उनका शरीर ठंडा था और उनके प्राण पखेरु कब के उड़ चुके थे। कांपते हाथों से शारदा ने उनकी आंखें बंद किए और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। धीरे धीरे पड़ोसियों की भीड़ बढ़ती चली गई। किसी पड़ोसी ने अपना पुनीत कर्तव्य समझकर दोनों बेटों और बेटियों को फ़ोन पर खबर दे दी। शाम तक वे सब भी अंतिम संस्कार में शरीक होने पहुंच गए। एक बारगी शारदा के मन में आया कि वह बच्चों से कह दे कि वे यहाँ से चले जाएं। अब क्या करने आए हैं, किंतु सामाजिक रीति रिवाज और कायदे कानून को याद करके शारदा ऐसा न कर सकी। वह तो जैसे जड़ हो गई थी। किशनलाल का अंतिम संस्कार करने के बाद सब वापस आ गए। समाज के सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां मौजूद थे और ब्राह्मण भोज आदि देने पर विचार कर रहे थे। कोई पूरी बिरादरी तो कोई पूरे गांव को भोज देने की सलाह दे रहा था। शारदा महसूस कर रही थी कि उसके बेटों का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है, मानो इस घर से वे किस तरह निकल भाग जाना चाह रहे हो, लेकिन पूरा समाज उन पर दबाव बनाए हुए था। उसी समय वहां पर डाकिया आया और शारदा के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। लिफाफा खोलते ही उसने एक गहरी सांस ली और वहां इकट्ठी भीड़ की परेशानी का भी समाधान हो गया। शारदा ने वह लिफाफा अपने बेटे को थमा दिया। लिफाफे में पूरे 3 लाख रुपए का चेक था, जिसे किशनलाल के पेंशन की राशि के रूप में भुगतान किया गया था। अगले कई दिनों तक घर में खूब चहल पहल का माहौल रहा। पूरे गांव के लोगों को कई दिनों तक भोज दी गई। सब ने छक कर खाया और किशनलाल की जय जयकार करते रहे। उनके बेटों का कद भी समाज में ऊंचा हो गया और वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने लगी। मन ही मन वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हो गए और उन्हें धन्यवाद दे रहे थे कि मरते मरते पिताजी कुछ ऐसा काम कर गए जिसके कारण आज वे समाज में खूब इज्जत पा रहे थे। शारदा सोच रही थी, रिटायरमेंट की पेंशन की राशि ने किशनलाल को क्या सुख दिया। अंतिम समय तक वे पाई पाई के लिए तरसते रहे और फिर एक दिन दवा और इलाज के अभाव में मृत्यु का वरण कर लिया। आज इन पैसों का उपयोग करने के लिए वे इस दुनिया में ही नहीं है। हाँ, इन पैसों से एक काम ज़रूर हुआ कि उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो गया, वरना उनके बेटे तो ऐसे थे जो अपना धन खर्च करके उनका अंतिम संस्कार भी ना करते। अपने बेटों के व्यवहार के प्रति शारदा का मन कड़वाहट से भर उठा और वो उठकर अंदर चली गई। किशनलाल जिस कमरे में रहते थे, शारदा सीधे उसी कमरे में गई और किशनलाल की एक बड़ी सी तस्वीर को अपने सीने से लगाए काफ़ी देर तक रोती रही। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।